में कसरत से इस्तेमाल मुस्तामिल है। इन अल्फाज की असल और माखज़ फारसी से और ये तमिल में उर्दू की वसासत से दाखिल हुए हैं। तो इन अल्फाज का काफ़ी बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है जिसकी एक तवील फहरिस्त मुरतब हो सकती है। एक वसी मैदान है, एक ज़रख़ेज़ मैदान है तहक़ीक़ के लिए, नो आमोज़ नौजवान मुहक़्क़ीक़ीन के लिए एक लम्हे फ़िक्रिया है। इसमें बहुत बड़ा काम हो सकता है तहक़ीक़ी निहज पर। तो मैं बतौर मिसाल चंद अल्फाज यहाँ पर बोलते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा। कचहरी और कोर्ट में या मालियात के शोबेजात में जो अल्फाज मुस्तामिल हैं, मिसाल के तौर पर वकील लफ्ज़ है। ये वकील जिसके लिए मुताबादल लफ्ज़ तमिल में बाकायदा मुस्तकिल तौर पर मौजूद है वഴக்கறிஞர், लेकिन तमिल वाले वഴக்கறிஞர் का लफ्ज़ कभी इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उर्दू का ये जो लफ्ज़ है वकील, इसको तमिल में इतना खींच कर बोलते हैं, इतनी शिद्दत के साथ। शायद वो वकील जिस तरह से वायदा लेने के लिए मशहूर है, जिस तरह से वो मुकदमे को घसीटता है, शायद उसका असर इस लफ्ज़ में भी तमिल वालों ने ज़्यादा असर पजीर किया है। काफ में तशदीद लगाकर या के साथ एक और या को मिलाकर इतना कील कर कहते हैं कि वकील वकील கிட்ட போகணும், वकील नोटिस அனுப்பணும், वकील கிட்ட இருந்து नोटिस வந்திருக்கிறது, वकील சொல்றதை கேட்கணும்। यहाँ पर वकील लफ्ज जब तमिल में जाता है तो वकील बन जाता है। इस तरह से जमींदार है, इनामदार है, सूबेदार है, मुंसिफ है, नाजिर है। एक लफ्ज है अमीन। ये अमीन लफ्ज जब तमिल में गया, अलिफ के इजाफे के साथ अमीना कहलाया। जामिन है, जब्ती है, ये सब जामीन और जब्ती के तनाजुर में बोला गया। और हाजिर है, हाजिर का लफ्ज जब कोर्ट में किसी गवाह को हाजिरी देनी होती है तो कोर्ट का अमीना जो अमीन है, अमीना कहलाता है। वो कहता है आजर आजर आजर, यानी उसकी हाजिरी हुई है, उसकी हाजिरी को वहां पे वो रिकॉर्ड कराता है। इसी तरह से महसूल लफ्ज है। ये महसूल लफ्ज जब तमिल में गया तो दूसरे मानों में मुस्तामिल हुआ। जिस तरह से फसल है, फसल को मगसूल कहते हैं। महसूल मगसूल, இந்த வருஷம் ரொம்ப நல்ல மகசூல் வந்திருக்கு। मगसूल से मुराद वो फसल है। तो इसी तरह से मुसवदा है जो मसूदा ताकल सेवदे, मसूदा दाखिल कराना। इसी तरह से ताल्लुका है, तहसीलदार है। वारिस का जो लफ्ज है, ये जब तमिल में बोला गया ते के साथ वा की इजाफत के साथ वारिसु कहलाया। इसी तरह से दस्तावेज है, कचहरी है। कचहरी जब तमिल में बोला गया तो तमिल में मुख्तलिफ मानों में मुस्तामिल है। कोर्ट कचहरी के मानों में भी इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह से कहा जाता है इन्नी के वीटले कचेरी दा। अगर ये कहा गया कि इन्नी के वीटले कचेरी दा तो मामला कुछ और है, घर में मामला कुछ और है। इसी तरह से कचेरी, कचेरी एक ऐसी महफिल है जहाँ गीत व गाने होते हैं। गीत गाने की महफिल को पाटक कचेरी कहा जाता है। इसी तरह से माजी है जिसको बाकायदा तमिल में माजी अमैचर कहते हैं। इनकलाब का जो लफ्ज है, ये यही इनकलाब, यही आब व ताब के साथ, यही इनकलाबियत के साथ वो तमिल में भी बोला गया है, तमिल में मुस्तामिल है। तमिल की कोई ऐसी तहरीक नहीं है। तमिल वाले जब भी कोई धरना करते हैं तो बाकायदा इनकलाब के नारे जरूर लगाते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जो उर्दू में है, यही नारे तमिल में मुस्तकिल तौर पर यकीनन और हर एक धरना में बोला जाता है। गो के बाज तमिल वालों को इसका माने भी मालूम नहीं है, बावजूद उसके भी इनकलाब वही आबोताब के साथ तमिल में बोला जाता है। तमिल का एक लफ्ज है सिपाही। सिपाही को जब तमिल में इतना शिद्दत के साथ, इतनी शिद्दत के साथ बोला जाता है, लफ्ज पे पर शद्दत लगाकर सिपाही, सिपाही कहलाता है। तो इसी तरह से लाइक है, लाइके किस्त को किस्त कहा गया है। महजर एक लफ्ज है
یہ لفظ اب تمل میں لازماً استعمال ہوتا ہے. اکثر پولیس اسٹیشن بلکہ ہر پولیس اسٹیشن کے پولیس افسر کو یہ لفظ کا استعمال کرنا لازمی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی کرائم ہوتا ہے اس وقوع پذیر مقام تک جب پولیس پہنچتی ہے تو وہاں کے نقشے کو وہ بناتا ہے، تو نقشے کا نام وہ لکھتا ہے مگجر برے پڑم. اس وقوع پذیر منظر کو، اس مقام کی حد بندی کو وہ لکھتا ہے چکو بندی، چک بندی کو چکو بندی، اور محضر کو مگجر برے پڑم کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. تو یہ سارے الفاظ بعینی ہی تمل میں اپنے تلفظ کے ساتھ بولے جاتے ہیں اور سمجھے جاتے ہیں، بلکہ اس قدر رائج ہیں کہ تمل زبان کے ارباب حل و عقد ان الفاظ کے متبادل وضع کرنے کے، انہیں رواج دینے کے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، مگر پھر بھی ناکام. تو اب تو یہ حال ہے کہ اخبار و رسائل، ٹی وی اور سینما، تمل کے جتنے بھی نیوز چینل ہیں جو تمل زبان میں نشر ہو رہی ہیں، جناب ایڈمن صاحب بعض کی آواز آ رہی ہے جس سے ڈسٹرب ہو رہا ہے، اگر آپ ان کو میوٹ کر دیں تو بہتر ہوگا. آپ مجھے بھی میوٹ نہ کر دیں، صرف جن کی آواز آ رہی ہے ان کو میوٹ کیجئے سوائے میرے. شرکاء اکرام سے گزارش ہے کہ اگر آپ کا انمیوٹ ہے تو برائے کرم آپ میوٹ کر لیں، اس لیے کہ ہمارے جو مقالہ نگار صاحب ہیں ان کو بھی اور دوسروں کو بھی بہت خلل محسوس ہو رہا ہے. میں ڈاکٹر امان صاحب کی اجازت سے، چونکہ ہماری آج کی اس مجلس میں ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑی شخصیتیں ہیں، میں ان کا استقبال کرتا ہوں. ڈاکٹر خواجہ اکرام الدین صاحب کا آپ کے حوالے یہ شعر عرض کرتا ہوں کہ بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، ہم نے اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا. آپ اردو کے حوالے سے بہت بڑی شخصیت ہیں، آپ کا استقبال ہے سر. ڈاکٹر امان صاحب ہم آپ کا جی سر بہت بہت استقبال ہے سر. ہاں جی شکریہ. تو ابھی میں کہہ رہا تھا، تو یہ ذرائع و ابلاغ جو تمل کے ٹی وی چینلز ہیں اکثر ڈیبیٹ ہو رہے ہیں، تو یہ جو تمل زبان میں نشر ہو رہی ہے، میری آواز پہنچ رہی ہے نا؟ ہاں جی تو اس میں بڑی مقدار میں انگریزی، اردو اور ہندی کے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، اور اس سیلاب کو روکنے کے لیے بعض لوگوں کی پیشانیوں پر شکنیں بھی پڑتی ہیں، لیکن ان کی زبانوں پر لا محالہ یہ الفاظ جاری ہو جاتے ہیں. تو لگتا ہے کہ زبانیں اب ہر طرح کی خجوط سے باہر نکلنے کے لیے آمادہ ہو چکی ہیں. تو اور اہل زبان کے لیے اب لسانیاتی تعصب اور جکڑ بندیوں کے خول سے باہر نکلنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہا. گرامر کی سطح پر اردو اور تمل میں جو مماثلت اور ارتباط ہے یہ بہت دلچسپ ہے. میں یہاں چند مثالیں بتانے کی کوشش کروں گا کہ عصری دکنی پر تمل زبان نے کیا اثرات مرتب کیے ہیں. عصری دکنی میں جمع بنانے کے قاعدے وہی ہیں جو تمل زبان کے ہیں. تو سب سے اہم قاعدہ یہ کہ واحد کے ساتھ الف اور نون غنہ لگا دیں تو جمع بن جائے گا، جس طرح سے تمل میں لفظ گل کا استعمال سے جمع بنایا جاتا ہے. بھائی یہ کون صاحب ہے؟ یہ آپ کا بہت ڈسٹرب ہو رہا ہے، آپ تھوڑا سا اپنا فون میوٹ کر لیجئے. شبیر احمد ملک صاحب ہیں. مرد لفظ ہے، شبیر احمد ملک صاحب. مرد کی جمع مرداں ہے دکنی میں، عورت کی جمع عورتاں ہے. عورت کے ساتھ الف اور نون غنہ کے اضافت سے جمع بنایا جاتا ہے. یہ طریقہ دکنی کا ہے. یہ طریقہ تمل سے مستعار ہے. تمل میں مرد اور عورت کے لیے آن اور پن کہا جاتا ہے. اب آن کی جمع آن گل، کیونکہ گل لفظ جمع کے لیے استعمال ہے، پن کے لیے پن گل. اسی طرح سے کتاب، جسے ہم تکنی میں کتاباں کہتے ہیں، پتگم ہے. تمل میں کتاب کو پتگم کہا جاتا ہے. پتگم کی جمع پتگنگل. ننبر دوست کی جمع دوستاں. ننبر واحد ہے، اس کی جمع ننبرگل.
اس طرح سے بہت سارے الفاظ ہیں جس کا یہی جمع بنانے کے قاعدے میں مستعمل ہے. تو دکنی میں علامت فاعل نے کا استعمال نہیں ہوتا، اس لیے جملے میں فعل ہمیشہ فاعل کے تابع رہتا ہے. تو لڑکے نے آم کھایا، اس کو دکنی میں انہیں آم کھایا، یہ تمل کے گرامر سے مستعار ہے. جس طرح سے تمل میں کہا جاتا ہے اون مانگا ساپٹا، اسی طرح سے لڑکی نے آم کھایا تمل میں کہا جاتا ہے اول مانگا ساپٹا، انہیں آم کھائی. میں نے اسے دیکھا، نان اونے پاتین، دکنی میں میں اسے دیکھا. اسی طرح سے بہت سارے الفاظ ہیں. تابع محمل دکنی اور تمل دونوں زبانوں میں یکساں استعمال ہے. جس طرح سے کتاب کتاب، جس کو تمل میں بتگم گتگم، کھانا گینا، ساپڑ گپڑ، آم گیم، آم وام، جس کے لیے مانگا گنگا. اسی طرح سے چائے وائے کا معاملہ سب جانتے ہیں، چائے گی، تیگی ساپردے، ورد پردے، آنے کے جانا کا. اس طرح سے بہت سارے الفاظ ہیں جو تمل سے دکنی میں مستعار لیے گئے ہیں. مختلف عوامل اور حرکات کو ظاہر کرنے والی آوازیں جو دکنی اور تمل میں مستعمل ہیں وہ بھی مشترک نظر آتی ہیں. سام کی پھنکار کے لیے بس نے پامبو اندر دے، یہی دکنی میں بس کر کو سام پوا گیا. آگ کے بھڑکنے کی آواز کے لیے بگ نتی پڑچے سی، بھگ کر کو آگ لگ گئی، بھگ بکن سلے دے، بک بکن سے دے. اسی طرح سے سل سل نے ونڈی پوگ دے، سل سل کر کو گاڑیاں جاتی. تو یہ تمل اور دکنی دونوں زبانوں میں یکساں نظر آتی ہے. تمل روزمرہ الفاظ جو دکنی میں درآئے ہیں، جس طرح سے سود کے لیے تمل میں لفظ ہے وڈی، یہی وڈی دکنی میں بھی وڈی ہی بولا جاتا ہے. یہی لفظ وڈی بولا جاتا ہے. وڈی وانگ رہتے، وڈی کو لینا، وڈی کی وڈرا، وڈی کو چھوڑتا ہے، وڈی ہے ساپرا، وڈی کھاتا ہے. اسی طرح سے کپا، کپا یہ دراصل اردو میں انبار لگانے کے ہیں، ڈھیر لگانے کے ہیں. یہ لفظ جب کپا تمل میں بولا گیا تو یہی لفظ دکنی میں بھی وہی صوتی آہنگ کے ساتھ کپا کہلایا گا. کپا دال کو رکھا با، کپا جمع کو رکھا با. یہاں پہ ایک دلچسپ بات کہتے ہوئے آگے بڑھنا چاہوں گا. تمل تہذیب میں تمل عوام کے پاس ایک ضعیف الاتحاد ہے. جب بھی کوئی اولاد ہوتی ہے، فوراً فوت ہو جاتی ہے تو اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے. تو اس کے تدارک کے لیے ان کے پاس ایک عقیدہ ہے، جب کوئی لڑکا پیدا ہوگا اس کو کپے میں ڈالنا. یعنی کپے سے مراد گھوڑ ہے. تمل میں دکنی میں جس کو ہم اردو میں کوڑا کہتے ہیں، دکنی میں گھوڑ کہلاتا ہے. کپے لپوٹو کپن پیروئی، کپو سامین پیروئی، گھوڑ میں لڑا کر اس کو کپا کپو سامی. اسی طرح سے چند بعض مسلمانوں نے بھی اس کا اثر لیا ہے، تو اپنی اولاد کے نام کو اسی طرح سے گھوڑ میں لڑا کر گھوڑو رکھتے ہیں. تو یہ عام نہیں ہے، خریوں میں کہیں دیہاتوں میں اس طرح کی روایت چلی آ رہی ہے. فاعل مفعول اگر واحد ہے تو فعل میں تذکیر و تانیث کا لحاظ رکھا جاتا ہے. تو اس کے برعکس اگر جملے میں فاعل مفعول اگر جمع آئے تو فعل میں تذکیر و تانیث کا فرق نہیں کیا جاتا. یہ امتیازی خصوصیت دراوڑی زبانوں کی ہے جو دکنی میں درائی ہے. جیسا پہیاں وڑنداں جس کے لیے بچہ گرا، ان وڑنداں بچے گری، اون ستٹاں انہیں مر گیا، اول پوئٹا اون پوئٹا انہیں چلے گی. تمل اور دکنی دونوں زبانوں میں ایک اہم مشترک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جملے کی تشکیل میں فعل حال اور فعل مستقبل میں کوئی تفریق نہیں ہوتی. جیسے نان پورے تمل میں کہا جاتا ہے نان پورے، دکنی میں جاتو. اول پورال انہیں جاتی، اون وراں انہیں آتا، اون پوراں انہیں جاتا. تو دکنی میں گنتی کا طریقہ دراوڑی زبانوں میں مروج گنتی کے طریقے سے مستعار ہے.
ये भी एक दिलचस्पी है इसमें भी। देखिए उर्दू में जो गिनती होती है 20 तक का कोई मामला नहीं है। 20 के बाद जो 21, 22, 23 का जो सिलसिला शुरू होता है, वहाँ दक्कनी में तमिल में गिनती के उस तरीके को अपनाकर, जिस तरह से 21 के लिए तमिल में बोला जाता है इरुबत्ती ओन्न, इरुबद 20, इरुबत्ती ओन्न, इसी तरह से तमिल में इरुबत्ती ओन्नु जो कहा जाता है उसको दक्कनी में 20 पर 1, इरुबत्ती इरंडे 20 पर 2, इसी तरह से 51 के लिए अंबत्ती ओन्न, तो दक्कनी में 50 पर 1। अगर किसी तारीख को हमको बोलना है, सन बोलना है, अगर हमको 1937 कहना है तो दक्कनी में कहेंगे 1930 पर 7, क्योंकि तमिल में कहा जाता है कि आयरती दोलायरती मुप्पत्ती एले, तो उसका असर हूबहू दक्कनी में मुस्तार लिया गया है। अगर ये कहें कि आयरती दोलायरती नापत्ती एट्टे 1948 के लिए 1940 पर 8, इस तरह से गिनती बोली जाती है। तो मेयारी उर्दू में जहाँ जिन अल्फाज का इस्तेमाल होता है, वहाँ दक्कनी जुबान में सिर्फ एक लफ्ज सो का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह तमिल में आ मुस्तामिल है। सोन्न पय्यन, आ सोन्न पय्यन, बोलिया सो लड़का, उस लड़के ने कहा, इसको बोलिया सो लड़का। वंद आल, आया सो आदमी, वो आदमी जिसने आया। वांगिन पुस्तकम, लिया सो किताब, जो किताब ली गई। इसी तरह से सेत्तवनुடைய वीड, मरियासोस का घर, सो, इस तरह से सो का इस्तेमाल दक्कनी में मुरव्वज है। बिल वास्ता बयान के लिए दक्कनी जुबान में लफ्ज करको इस्तेमाल होता है और तमिल में इन का इस्तेमाल उसी सियाह व सबाख में किया जाता है। जिस तरह से अवन वरेन सुन्नान, उन्हें आतू करको बोलिया, अवन पोरेन सुन्नान, ये पोरेन के लिए करको का इस्तेमाल, उन्हें जातू करको बोलिया, उन्हें खातू करको बोलिया, अवे सापड़ेन सुन्नान, अवन वरे माटेन सुन्नान, उन्हें नहीं आतू करको बोलिया। तो दक्कनी और तमिल दोनों जुबानों में इमदादी फेल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता, जबकि मियारी उर्दू में ये लाजमी है। ये क्या है? ये लफ्ज, ये जुमला जिसका तमिल में इदियन है, उसको हूबहू दक्कनी में ये क्या, वो मेरा भाई है। उर्दू में वो मेरा भाई है, जिसको तमिल में अवन या अन्न, तो उसको दक्कनी में उन्हें मेरा भाई। मेरा नाम अहमद है, ये जुमला उर्दू का है। यही जब तमिल में बोला जाता है एन पे रहमत, उसका हूबहू दक्कनी में मेरा नाम अहमद, मेरा नाम अहमद है नहीं बोला जाएगा, बल्कि मेरा नाम अहमद, बस इतना ही। तो दक्कनी और तमिल जुबानों में ये खुसूसियत देखने को मिलती है कि जब भी नफी पर ताकीद की जाती है, ताकीद होती है, तो नफी का लफ्ज दक्कनी में नहीं और तमिल में इल्ला, माटान, फेल के फौरन बाद जुमले के आखिर में आ जाता है, जबकि मियारी उर्दू में नफी का लफ्ज फेल के पहले इस्तेमाल किया जाता है। अब वो नहीं आएगा के लिए तमिल में अवन वरा माटा, उसको दक्कनी में उन्हें आता नहीं। अवन पोदे माटान, उन्हें जाता नहीं, वो नहीं जाएगा। इसी तरह से वो नहीं खाएगा, इसको तमिल में अवन सापड़े माटा, उन्हें खाता नहीं। इसी तरह से बहुत सारे अल्फाज की मिसाल दे सकते हैं, वक्त का तकाजा है, मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। तो दक्कनी जुबान पर मुख्तलिफ जुबान ने अपने असरात छोड़े हैं, उसका बुनियादी लिसानी ढांचा और मिजाज और मिनहाज एकसा नजर आता है। उर्दू जुबान के असरात हिंदुस्तान की हर एक जुबान पर मुरतब हुए हैं, क्योंकि यही वो एक वाहिद जुबान है जो हिंदुस्तान की हर एक रियासत में, हर इलाके में बोली और समझी जाती है।
तमिल मुआर्रिख नीलकंठ शास्त्री जो चोला डायनास्टी का अथॉरिटी माना जाता है, उसने अपनी किताब में लिखा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जहां कहीं भी गया मैंने उर्दू बोलने वाले को पाया। तो उर्दू जुबान का जादू सर चढ़कर बोलता है, तो तमिल बाशिंदे भी उर्दू के अशार और उसके मुहावरे बोलने लगे। तमिलनाडु में नवाबों की हुकूमत के जेर असर बहुत से महकमे, इलाके, शहरों, गलियों और कोचों के नाम फारसी आमेज उर्दू में राइज थे। बाद में एक दौर ऐसा आया कि मुरवजा इस्तिलाहात में तब्दीली रोनुमा होने लगी। शहरों और इलाकों के उर्दू नामों के तलफ़ुज़ में भी काफ़ी फ़र्क होने लगा। उर्दू नामों की ये तब्दीली कहीं मुकम्मल कुल्ली तौर पर हुई है तो कहीं जुज़वी तौर पर नज़र आती है। मसलन ज़िले वेलूर का एक शहर है विशारम, जिसका क़दीम नाम हिरासतपुर था। नवाब मोहम्मद अली वालाजह के निस्बती बरादर वालिय सातगढ़ नवाब हिरासत खान के नाम से मंसूब था। हिरासत खान के ताल्लुक से नामर शायर वली वेलूरी ने अपनी ज़ख़ीम मसनवी रत्न पदम में भी रहम किया है, इसका जिक्र किया है। अक्सर शहरों के नामों में जो तब्दीली वाक़ई हुई है, जिसमें कहीं एक दो हरूफ बदल गए हैं तो कहीं मुकामी तलफ़ुज़ की वजह से हरूफ के उलट फेर हुआ है, तो कहीं जैसे तमिलनाडु का एक साहिली इलाका है जो सदियों पहले काहिरा से लोग आकर यहाँ पर सुकूनत पजीर हो गए थे, जिसको कायल पटन कहा जाता था, मगर अब वो शहर कायल पट्टनम के नाम से जाना और पहचाना जाता है। इसी तरह से जिला तिरुपतूर का एक शहर है पेरनाम्बट, जिसका कदीम नाम प्यारी बेगम पेट था, जो नवाबाने वालाजाही की खातून नवाब प्यारी बेगम की निस्बत से मशहूर था। तमिलनाडु और कर्नाटक की सरहद हुसूर, जिसके खुर्ब जवार में एक कस्बा मौजूद है, जिसको जहाँ कसीर तादाद में मुसलमानों की आबादी है, जिसको दक्कनी कोटा कहते हैं, लेकिन तमिल में तेन कनी कोटे के रस्मुल खत के साथ तहरीर किया जाता है। इसी तरह से चिदम्बरम के करीब एक देहात है जिसका नाम हाजीपुर था, जो बाद में काली परम्बू के नाम से जाना जाता है। आज भी अंग्रेजों का नस्ब करदा एक शिकस्ता संगे मेल, जिस पर अंग्रेजी हरूफ में लिखा गया है हाजीपुरम। तो वेलूर के मुजाफात में एक मकाम है बागायम। ये दरअसल बाग़े आम का गलत तलफ़ुज़ तमिल में है। तो बाग़े आम नवाबों के दौर का खूबसूरत चमन था, जो बाद में अंग्रेज़ों के इस्तेमाल में आया था, इसको बागायम कहलाने गया, जो बाग़े आम था। तो इसी तरह से रहमत पालिया है, खादरपेट है, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो बाद में नाम तब्दील हो चुके हैं। रहमत पालिया और खादरपेट के लिए रामनायकन पालयम, कागिदप पट्टरई, इस तरह के नए रूप इख्तियार कर ले गए। चेन्नई का एक कदीम इलाका जहां मद्रास यूनिवर्सिटी वाक़ है, 6 बाग कहलाता था, जहां 6 बाग हुआ करते थे। आरकाट के नवाब सैर व तफरीह के लिए यहाँ तशरीफ आवर होते थे। 6 बाग को तमिल में हूबहू अदा करना नामुमकिन था, क्योंकि 6 का तलफ़ुज़, 6 की आवाज़ या 6 का मुतरादिफ लफ्ज़ तमिल में 6 ही हो सकता था। तो चुनांचे ये 6 बाग तमिल में चेपाक कहलाया। आज यही चेपाकम हो गया है। तो इसी तरह से नवाब अनवरुद्दीन जान के नाम से जो अनवरुद्दीन पेट के मुदाफ़ात में एक बस्ती है मर्दे आलम,
جو یہاں ایک بزرگ کی مزار بھی واقع ہے جس کو میردالم میں تبدیلی کر دیا گیا ہے. تو تمل زبان پر دکنی کا اثر بنسبت دیگر زبانوں کے کچھ زیادہ ہی ہے، کیونکہ یہاں کے مسلمانوں کی تجارت گاہوں میں، منڈیوں میں، یہاں کی دکانوں میں تمل بولنے والے کارندے، اسی طرح سے تمل باشندوں کی دکانوں اور فیکٹریوں میں کام کرنے والے اردو دان طبقہ اس طرح سے آپس کے تعلقات زبانوں پر اثر انداز ہونے کا اہم ذریعہ بنے. تو مذہبی اعتبار سے تمل ناڈو ہندوستان کی وہ ریاست ہے جہاں ہمیشہ امن و خیر سگالی کا ماحول رہتا ہے. راجاؤں کے درباروں میں جہاں مسلمان افسران ہوا کرتے تھے، اسی طرح سے سلطانوں اور نوابوں کے درباروں میں تمل بولنے والے ہندو افسرانوں کی بھرمار تھی. پورا معاشرہ ایک دھاگے میں بندھا تھا. تو ایسی صورت میں اس بات سے کون انکار کر سکتا ہے کہ جب مذہبی تعصبات سے الگ ہو کر مذہبی تاثرات اس قدر اثر انداز ہوئے کہ آپس میں میل جول ہوا ہے، تو زبان کا کیا سوال. تو یہ دکنی اور اردو کے اثرات تمل پر اتنا زیادہ مرتب ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے تمل زبان کے بعض الفاظ اور وہاں کی روایت اور وہاں کی تہذیب اردو والوں میں بھی اس طرح سے میل کھاتی ہے کہ بازاروں میں، خانقاہوں میں، کورٹ کچہریوں میں، تہواروں میں، مدرسوں میں، غم و خوشی کی محفلوں میں، غرض زندگی کے ہر شعبے میں دکنی اور اردو کے اثرات تمل زبان پر ہوئے ہیں. تو اسی طرح سے ہر شعبے میں زندگی کے یہ مسلمان باہم برسرکار ہوا کرتے تھے. تو ایک اچھے معاشرے کی شناخت میں واقعی زبانوں کا بڑا اثر ہوتا ہے. یہ کسی ادارے یا انجمن سے زیادہ سود مند طریقہ ہے. تو اس بات کو محسوس کر لیں تو زبانوں کا تفریقہ ختم کیا جا سکتا ہے اور آپس میں ٹھوس اتحاد قائم کیا جا سکتا ہے. یہ اردو اور تمل کو لے کر مزید گفتگو ہو سکتی ہے. ایک مستقل میدان ہے جس میں کتابیں تحریر ہو سکتی ہیں. یہ ایک بیٹھک میں تمام چیزوں کو سمیٹا نہیں جا سکتا، کیونکہ مجھے وقت دیا گیا تھا آدھا گھنٹے کا. تو اس آدھے گھنٹے کے اندر میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش تو کیا تھا، لیکن بہت سارے ایسے مسائل رہ گئے جس کو میں سمیٹنے سے قاصر ہوں. اس پر ایک مستقل سیمینار منعقد کیا جا سکتا ہے. باقاعدہ تحقیق و تلاش و جستجو کے لیے ایک وسیع میدان ہے یہ. تو غرض تمل اور اردو کے لسانی مطالعہ اس بات کا ضامن ہے کہ ان زبانوں کے درمیان لسانی و ادبی ارتباط و اشتراک کا جو حسین پل تعمیر ہوا ہے وہ ان دونوں زبانوں کے رشتوں کو مضبوط اور مستحکم بنانے میں یقیناً معاون ثابت ہوگا. دونوں زبانوں میں قرب اور باہمی ربط مستحکم ہے ہی پہلے سے، جس سے تخلیق ادب میں نئے رخ اور نئی جہتیں پیدا ہوں گی، اور یہ ایک نہایت مستحسن اور حوصلہ افزا اقدام ہوگا جس کے لیے یہ جو سیمینار آج منعقد ہوا ہے، اس کے کامیاب سیمینار کی انعقاد پر میں شعبہ اردو نیو کالج کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. اور یہ سیمینار سابق صدر شعبہ اردو ڈاکٹر عبید الرحمن احساس کے یادوں میں آج کے صدر شعبہ اردو ڈاکٹر طیب علی فرادی نے منعقد کیا تھا، جس کے لیے مجھے دعوت انہوں نے دی تھی. مجھے اس سیمینار میں کچھ ٹوٹی پوٹی الفاظ میں کچھ کہنے کے لیے جو مجھے موقع عنایت کیا گیا تھا، جس کے لیے میں ممنون و مشکور ہوں. آپ تمام سامعین کا بے حد شکریہ ہوں. آپ کی حسن سماعت کا بے حد شکریہ. ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر امان اللہ ایم بی صاحب. آپ نے ہماری مختصر سی دعوت پر لبیک کہا. نہ صرف آپ نے لبیک کہا بلکہ
भरपूर अंदाज में, जामे अंदाज में, जामे खिताब, पुरमग़्ज़ खिताब, मालूमाती खिताब और आलिमाना और फाजिलाना खिताब, और ऐसे के जो तमिल से वाकिफ नहीं हैं। हालांकि आज के हमारे इस वेबिनार में न सिर्फ ये कि रियासत तमिलनाडु से जुड़े हैं, बल्कि मुल्क की तमाम रियासतों से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आपके समाअतों को ये भी अर्ज कर दूं कि गालिबन हमारे आज के इस वेबिनार में दूसरे मुल्क से भी जुड़े हुए हैं। मुझे 1-2-3 मैसेज भी आए कि हम अहबाब भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने न सिर्फ ये कि आज के हमारे उर्दू और तमिल के लिसानी रिश्ते पर भरपूर रोशनी डाली, मैंने ये बात महसूस की है कि आपने मकाले को पढ़ा नहीं, बल्कि आपका एक खिताब था जो आपने अपने तजुर्बात में और आपने अपने इल्म की फाजिलाना रोशनी में आपने यहाँ एक इल्म की रोशनी बिखेर दी है। बल्कि आपको ये आपके नजरिए मैं शेयर कर देता हूँ। नहीं मिलता किसी मजमून से हमारा मजमून, नहीं मिलता किसी मजमून से हमारा मजमून, तर्ज अपनी है जुदा, सबसे जुदा कहते हैं। दाग दहलवी ने कहा है। ऐसे लगता है कि आज के आपके इस खिताब के लिए ये बहुत ही सादिक आता है। मैं आपका बहुत ही मशकूर हूँ और ममनून हूँ, हमारी इंतज़ामिया की तरफ से भी और हमारे शोबे की तरफ से, प्रिंसिपल साहब की तरफ से, वाइस प्रिंसिपल साहिबीन की तरफ से और तमाम स्टाफ के तरफ से और तमाम तलबा के तरफ से कि आपने हमारी छोटी सी दरख्वास्त पर लब्बैक कहा और आज के इस वेबिनार में भरपूर आपने अपना हक अदा कर दिया। बेशक ये बात अहम है कि इस मौजू पर और बहुत कुछ कहा जा सकता है, एक नहीं 2 दिन 3 दिन कहा जा सकता है, लेकिन आपने दरवाजे खोल दिए, आप वाहें खोल दिए कि यहाँ से हम तहकीक की बुनियादें यहाँ से बनती जाएंगी। लोगों में ये बात आ जाएगी कि जहाँ कदीम उर्दू, दक्कनी उर्दू जहाँ से शुरू हुई है, जुनूबी हिंद का जहाँ से बाज़ाब्ता तौर पर जिसका हिस्सा रहा है, उसमें उर्दू की इब्तिदा में, उर्दू की तरक्की में, उर्दू की तरवीज में, उर्दू की इशाअत में भरपूर अंदाज में जो इस इलाके को, खुसूसन जो तमाम जुबानों की कदीम जुबान जिसको हम कहते हैं आलमी तौर पर, वो तमिल जुबान को भी हम उसमें शामिल कर सकते हैं। तो ऐसी एक क्लासिकी जुबान जिसका रिश्ता उर्दू से जुड़ता है और उर्दू का रिश्ता तमिल से जुड़ता है और हर बुनियाद पर जुड़ता है, तो ये एक उर्दू वालों के लिए ये बहुत खुश आइंद बात है और बहुत ही वसाअत वाली बात है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि न सिर्फ ये कि जुनूबी हिंद वाले, रियासत तमिलनाडु वाले इस पर तहकीक करें, बल्कि दीगर इलाके वाले भी अपने अपने इलाकाइयत के साथ साथ तमिल जुबान को उर्दू के रिश्ते का भी भरपूर इस्तेफादा करें, ताकि आपके इलाकाई जुबानों में भी गालिबन हो सकता है कि इस क्लासिकी जुबान जो तमिल है उसके असरात आपके यहाँ की उर्दू में भी और आपके यहाँ के इलाकाई जुबान में भी जरूर मिलते हैं। जैसे हमने इससे पहले आप ही के एक सेमिनार में ये बात आई थी कि आपने एक सेमिनार का इनेकाद किया था मद्रास यूनिवर्सिटी में कि जहाँ पर जुनूबी हिंद की तकरीबन जुबानें, कन्नड़ के हवाले से भी बात आई थी कि उर्दू का रिश्ता कन्नड़ से है। मैंने भी इस पर एक मकाला पेश किया था। ऐसे ही मैंने देखा कि मराठी के हवाले से भी उर्दू का रिश्ता जुड़ता है और मलयालम के हवाले से भी उर्दू का रिश्ता जुड़ता है, तेलुगु के हवाले से भी उर्दू का रिश्ता जुड़ता है। गालिबन डॉक्टर अमान साहब कुछ बात करना चाह रहे हैं, मैं डॉक्टर अमान साहब से गुजारिश करता हूं कि आप बात फरमा दें। अगर कोई सवालात हैं तो पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं माशाल्लाह। मुबारकबाद पेश करता हूँ, बहुत अच्छा मकाला आपने पढ़ा अमान साहब, बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों के बाद इस तरह का मकाला सुना जो लिसानियाती सतह पे आपने तज्जिया किया है, बहुत काबिल मुबारकबाद है। और इस तरह के मज़ामीन जो आपने लिखा है, मेरा ख्याल है आप जुनूब वालों को इस तरह के मज़ामीन लिखना चाहिए, हम लोग नहीं लिख सकते। जो हक अदा आप कर रहे हैं वो वाकई आपका हक है। तो इस तरह के मज़ामीन को चाहिए कि दूसरी जगहों पे भी शाया कराया जाए ताकि हम जैसे लोग उससे इस्तेफादा कर सकें। बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपकी ये अल्फाज हमारे लिए सनद का दर्जा रखते हैं। जैसे कि डॉक्टर काजी हबीब अहमद साहब ने भी अपनी सदारती खिताब में फरमाया था, बल्कि आपने अलीगढ़ में एक बेहतरीन मकाला भी पेश किया था वहाँ अलीगढ़ में, तमिलनाडु के हवाले से और तमिल जुबान के हवाले से। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सर सैयद की जो तहरीक है, अलीगढ़ तहरीक, उसमें जुनूबी हिंद के हवाले से, तमिलनाडु के हवाले से ये बहुत ही मजबूत आपको अलीगढ़ तहरीक में भी एक तक़वियत मिली है। बल्कि मैं आपको ये बात बताता चलूं, हमारा जो न्यू कॉलेज है, इस न्यू कॉलेज की बुनियाद जो 2 जुलाई 1951 में जो रखी गई थी, इसका ताल्लुक भी सर सैयद अहमद खां की उस तहरीक ही से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर सर सैयद अहमद खां के रुफ़ाक़ाए कार आए थे और उनको बहुत सारी तौर पर न सिर्फ तायीद की गई, बल्कि साथ ही साथ उन्हें माली ताउन भी भरपूर अंदाज में जुनूबी हिंद से अदा किया गया। डॉक्टर मुनीब साहब अपना सवाल रखना चाह रहे हैं। डॉक्टर मुनीब साहब अपना सवाल करें। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले डॉक्टर अमानुल्लाह साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ। तो मैं डॉक्टर अमानुल्लाह साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं। काफी मालूमाती मकाला पढ़ा आपने, बहुत नए मालूमात, इल्म में इजाफा हुआ हमारे। मेरा एक सवाल ये है कि आपने जिन जिन बातों को मिसाल के तौर पर पेश किया, क्या उर्दू के जो फिक्शन है, जैसे अफसाना, नावल, जितने भी फिक्शन में हैं, उसके तराजिम तमिल में हुए हैं या नहीं? अगर हुए हैं तो किस नाम से हुए हैं? अगर एक मुख्तसर सी लिस्ट फराहम करें तो बड़ी मेहरबानी, नवाजिश। बहुत अच्छा सवाल। हाँ जी, ठीक है जनाब। एक सवाल आया है, ये क्या बल्कि बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं चैट बॉक्स में। मुनीब आफाक साहब का सवाल बहुत उम्दा है। वैसे मैं कहा था कि ये मुझे आधा घंटा बोलना है, तो आधे घंटे के लिए मैंने इख्तिसार से काम लिया। तर्जुमा एक ऐसा मैदान है तमिल और उर्दू के हवाले से, उस पर मुस्तकिल आधा घंटा बोल सकते हैं। उर्दू के मशहूर नावल और मशहूर अफसाने और दीगर किताबें जो तमिल के उर्दू में आए हैं, तो उसी तरह से उर्दू के तमिल में भी तर्जुमे हुए हैं। उर्दू का नावल है आग का दरिया, खुरतुल इन हैदर का। तो उसका जो है ती नदी के नाम से एक पुलिस अफसर तिलकवती IPS ने तर्जुमा किया है। इसी तरह से मंटो के अफसाने वो भी तमिल जुबान में तर्जुमा हुए हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारे फिक्शन के बहुत सारा मवाद जो है उर्दू अदब से तमिल अदब को दिया गया है तर्जुमे के हवाले से। इस पर लंबी और तवील गुफ्तगू हो सकती है, एक दो नहीं बल्कि एक फहरिस्त तवील है। अगर चाहें तो आप अगले इसमें आप फराहम कर सकते हैं। जी जी, नवाज़। और इस तरह से किसी ने एक सवाल पूछा है, क्या तमिलनाडु में उर्दू बोलने वाले को कमतर समझा जाता है क्या? वो ये समझने वाले पर मुनहसिर है। समझने वाला कमतर हो तो उर्दू बोलने वाले को कमतर समझेगा। वैसे यहाँ पर कमतर कौन समझते हैं, ये भी सवाल है। उर्दू बोलने वाले को उर्दू बोलने वाला ही कमतर समझता है। उर्दू बोलने वाला किसी उर्दू जानने वाले से उर्दू वाला जब मुलाकात होती है, जब बातचीत होती है, तो वो ये समझता है कि उससे उर्दू में गुफ्तगू करूं तो खुद को कमतर समझूंगा, तो वो तमिल में गुफ्तगू करता है। तो ये उर्दू वालों की खामी है। ये समझना सवाल किसका है वो भी है। एक और सवाल आया है चैट बॉक्स में, तमिलनाडु में उर्दू जबान के इब्तिदाई नुक़ूश कब से मिलते हैं? अब ये तो सवाल ऐसा है कि उर्दू जबान की इब्तिदा कब से हुई, वही तारीख तमिलनाडु की है। क्योंकि उर्दू जबान की अव्वलीन नुक़ूश क्या, इब्तिदा ही नसीरुद्दीन हाशिमी ने लिखा है मद्रास में उर्दू। तो उनका कहना है कि उर्दू तो मद्रास में पैदा हुई। अब ये मसला तो बहस तलब है, पंजाब में हुई है उर्दू, पंजाब में उर्दू है या फिर लखनऊ में उर्दू है, दिल्ली में उर्दू, ये तो मसला है। लेकिन इसकी इब्तिदाई नुक़ूश आपको तमिलनाडु में, जिस तरह से आपको उर्दू की तारीख है, वही तारीख तमिलनाडु में भी उर्दू की वही तारीख है।
तमाम अव्वलीन असनाफ अदब के हवाले से आप लेंगे, हर सिन्फ की अव्वलियत जो है तमिलनाडु से ही। आप तनकीद के हवाले से भी अगर लेंगे, हम कलीमुद्दीन अहमद को लें या मौलाना हाली को लें, लेकिन मौलाना बाखर आगा वेलूरी हैं जिन्होंने उर्दू तनकीद के अव्वलीन नुक़ूश यहाँ पे छोड़े हैं। उनके जो दिबाचे हैं, जो मुकदमे हैं, वो तनकीदी हैसियत रखते हैं, जिसका आप मुताला कर सकते हैं। अलीम सबा नवीदी ने मौलाना बाखर आगा वेलूर को एक नाखिद की हैसियत से पेश किया है, किताब भी मंजर आम पर आ गई है। तो हर सिन के हवाले से आप देखेंगे, मसनवी है, गज़ल है, गज़ल तो जदीद है लेकिन मसनवी और दास्तानें आप ले लीजिए, तमाम असनाफ जिसका अव्वलियत का शर्फ जो है तमिलनाडु को हासिल है या जुनूब को हासिल है। जी बहुत खूब। आपके इस सवाल का एक जवाब मैं ये भी देते चलूं कि ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पर तमिलनाडु में, बल्कि हम ये माहौल बनाते जा रहे हैं दिगर जुबानों वालों के साथ। ऐ हवाओं मेरे पास आओ तुम्हें खुशबू बना दूं, ऐ हवाओं मेरे पास आओ तुम्हें खुशबू बना दूं, तू जबान कोई भी हो आ तुझे उर्दू बना दूं। हम तो यही कोशिश कर रहे हैं, कोई भी जुबान हो हम उससे उर्दू बना रहे हैं। और कोई सवाल हो शुरका में से तो सवाल कर सकते हैं। या वणक्कम। और सवाल पूछा गया है, तमिल जुबान का स्क्रिप्ट किस तरह का है? सर वणक्कम। किस जुबान से मिलता जुलता है? तो ये तमिल जुबान का स्क्रिप्ट ये तो द्राविड़ी जुबानों का है। द्राविड़ी जुबानों से मतलब मलयालम है, कन्नड़ है, इससे मिलता जुलता है। इसको लिपि में भी स्क्रिप्ट भी कहा जाता है, लेकिन इसमें कदीम स्क्रिप्ट अलग है और जदीद स्क्रिप्ट अलग है। ये द्राविड़ी खानदानों से इसका ताल्लुक है। एक सवाल तमिल में आ रहा है। हाँ सर, वणक्कम सर, वणक्कम सर। முதல்ல இந்த வெபினார் ஏற்பாடு செய்து கொடுத்த அத்துணை இஸ்லாமிய சகோதரருக்கு என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என்னுடைய நண்பரும் பேராசிரியருமாக இருக்கக்கூடிய அமானுல்லா கான் செல்வாக்கு தமிழில் உருது மொழியினுடைய செல்வாக்கை பற்றி மிக விரிவான ஒரு உரையை செய்மெடுத்த போது நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்தேன். இவ்வளவு தூரம் செல்வாக்கு இருக்கிறது என்பதை நான் அறிகின்ற போது இன்றும் சகோதரர்களாக இருப்பதை இந்த உரை நிகழ்த்தி இருக்கிறார். அதோடு மட்டுமல்ல, 9ஆம் நூற்றாண்டில் வந்து அந்த அரேபியனுடைய வருகையின் காரணமாக நம்முடைய தமிழ் மொழியில் அரபு மொழியினுடைய உருது மொழியினுடைய செல்வாக்கு இருந்தது என்பதையும் நான் இந்த இடத்திலே தங்களிடத்தில் குறிப்பிட விரும்புகிறேன். குறிப்பாக அரணியநாதர் பாடல்களே சபாஸ், சலாம் என்ற சொற்கள் எல்லாம் அதிகமாக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள். அந்த வகையிலே நான் கேட்கின்ற போது ராஜனமா என்று ஆரம்பித்து தேன்கனிக்கோட்டை சிதம்பரம் என்ற சொற்கள் வரை மிக அருமையான ஆழமான ஒரு உரையை கொடுத்த அமானுல்லா சாஹிப்பிற்கு என்னுடைய இதயம் கனிந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இது போன்ற உரைகள் தாங்கள் நிகழ்த்த வேண்டும், எங்களை போன்ற தமிழாசிரியர்களுக்கும் பயன்படுத்தக்கூடிய வகையிலே இருக்கும் என்று நம்புகிறேன். நன்றி. நன்றி ராஜமாணிக்கம் சார். உங்களை போன்ற தமிழ் ஆர்வலர்களும் உருதுவுடன் சேர்ந்து நிறைய மொழி தொடர்பை பற்றி நிறைய செய்ய வேண்டியது இருக்கு. நாம தொடர்பில் இருப்போம், நிறைய வேலையை செய்ய வேண்டியது இருக்கு. நன்றி. நன்றிங்க. நன்றிங்க. நன்றி. सर जो सवाल हमारे सर किए हैं, हम उर्दू वालों को भी आप थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए। हाँ, असल में वो तमिल में वो कह रहे थे कि वो तमिल के प्रोफेसर हैं। उन्होंने सबसे पहले इस कामयाब सेमिनार के इनाकात पर आपको, आपके शोबे को और तमाम शुरका को उन्होंने मुबारकबादी दी है। उसके बाद में उन्होंने ताजुब भी किया कि उर्दू और तमिल का जो इतना लिसानी रिश्ता इतना अहम है, गो कि उनको पूरी तरह से उर्दू समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उनको ये अंदाजा होता था कि तमिल और उर्दू का रिश्ता जो है बहुत मुस्तहकम है। इसमें बहुत सारे नए नए मालूमात उसमें मंजर आम पर आए हैं। इस तरह से तमिल और उर्दू को जोड़कर काम करने की अहमियत जो है इस वेबिनार से उनको और बढ़ गई है उसकी। और वो ये कहना चाहते हैं कि इस तरह के वेबिनार्स और प्रोग्राम जो तमिल और उर्दू को जोड़कर ज्यादा से ज्यादा और कसरत से मुनाकिब किया जाए, ताकि और उर्दू और तमिल दोनों जुबानों के अदीबों को करीब लाया जा सके
اور ایک بہترین رخ پر اس ادبی سفر کو ہم لے جا سکیں. یہ تھے ان کے خیالات. جی ڈاکٹر خواجہ اکرام الدین صاحب کے لیے میں عرض کر دوں. صاحب ہم نے یہاں پر آئندہ کا ایک پروگرام اس طرح سے بنایا ہے کہ جس طرح سے اردو میں صوفی لٹریچر ہے, اسی طرح سے تمل زبان میں بھی صوفی لٹریچر کافی قدیم ہے اور کافی زیادہ ہے. میں نے ہمارے ہاں کے صدر شعبے تمل میں ان سے بات بھی کی ہے, تو ہم انشاءاللہ آئندہ کا جو ایک پروگرام ہمارا ہوگا وہ صوفی لٹریچر پر ہوگا, اردو اور تمل کے حوالے سے ہوگا انشاءاللہ العزیز. اور کوئی سوال ہے تو ایسا ہے کہ صوفیہ نہیں, صوفی دیکھیے اردو زبان کے ارتقاء کے حوالے سے 4 باتیں کہی جاتی ہیں کہ یا تو بازار ہے, دربار ہے, خانقاہ ہے نا. یہ 3 دائرے بہت اہم ہیں. تو وہ خانقاہوں کا سلسلہ گویا صوفیوں کا سلسلہ ہے جو جنوب سے شروع ہو کر کے شمال تک بھی آتا ہے. تو ایک پیپر اس میں شمال کا بھی رکھیے گا کہ شمالی ہند کے صوفیہ نے کس طرح سے اردو کی ترویج میں کیا. بہت اہم. خرادی صاحب میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, صرف آپ کو نہیں بلکہ آپ نے جن لوگوں کو جوڑا ہے ان سبوں کو, اور جو لوگ شریک ہیں یہ پہل ہے. اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کی جو دوریاں ہیں شمال اور جنوب کی وہ ختم ہونی چاہیے, اور آپس میں ہم لوگ کو اس طرح کے اشتراک سے سیمینار اور مذاکرے ضرور کرانے چاہیے. ابھی امان اللہ صاحب نے جو پیپر پڑھا بہت ہی یہ طالب علموں کے لیے بڑا مفید تھا, اور خاص طور پر شمالی ہند کے طالب علموں کے لیے. تو میں چاہوں گا کہ وہ پیپر اگر آپ تحریر کیا ہوا ہے تو اگر ورلڈ اردو ایسوسیشن کو آپ بھیجیں تو ہم اپنے سائٹ پہ بہت ہی اہتمام سے اس کو شائع کریں. بہت اہم اقدام جناب طیب خرادی صاحب, اور آپ کے ساتھ جتنے بھی یہاں موجود ہیں ڈاکٹر وسیع بختیاری صاحب بڑے متحرک فعال ہیں, اور جتنے لوگ آپ کے ریسرچ اسکالرس ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان تمام ریسرچ اسکالرس کو بھی بہت اہم. واہ واہ, مبارکباد. بہت بہت شکریہ سر, آپ کی باتیں ہمارے لیے ہمت افزائی و پذیرائی ہے. میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کی رہنمائی کے ساتھ. اور کوئی احباب سوال؟ جی ہاں, ایک اور سوال آیا ہے, کیا تمل زبان کے ادب میں غزل لکھی گئی؟ اب اگر غزل کو لیا جائے تو اس پر مستقل طور پر ایک سیمینار ہم منعقد کر سکتے ہیں, کیونکہ غزل جو اردو شاعری کے آبرو ہے, اب یہ تمل میں اتنی رائج ہو گئی, اتنا پسند کیا ہے ان لوگوں نے, تو دیکھتے ہی دیکھتے 100 سے زائد آج تک تمل کے شعری مجموعے آ گئے ہیں جو غزل پر مشتمل ہے, صرف اور صرف غزل پر. تو غزل جو تمل سنا سکیں, اس تمل کے 1-2 اشعار سنا سکیں غزل کے, تو ہم محظوظ ہوں گے پلیز. ماشاءاللہ. جی جی جی. ویسے میں تو شاعر نہیں ہوں اور تمل میں غزل بھی نہیں لکھتا ہوں, لیکن دوسروں کی شاعری ہے. اب جس طرح سے لبو لہجہ ہم لوگ, ہاں جی, لبو لہجے کے لیے میں تو 2-4 بول سکوں گا, ضرور یقیناً بولوں گا. واقعی تویرم سوری کیا ہے, வாழ்க்கை வாங்கி வந்தேன் நான்கு நாட்களில் 2 துயரத்தில் கழிந்தது 2 எதிர்பார்ப்பில். इसी तरह से क्या कहते हैं, कवि को अब्दुल रहमान के सुना दीजिए. हाँ, कवि को अब्दुल रहमान की मुझे याद नहीं, वो जदीद शायरी के हैं और नसरी गजल है उनकी, नसरी इसमें लिखते हैं वो. बहुत सारे गजलें हैं जो मुझे याद नहीं आ रहे, वो मुस्तकिल उस पर मेरा मकाला भी है मौजूद तमिल गजल पर. इंशाल्लाह जब वो मंजर आम पर आएगा तो मालूम होगा, क्योंकि ज़हनी तौर पर मैं तैयार नहीं हूँ उसके सिलसिले में. लेकिन बहुत सारे, क्योंकि ये तमिल की जो गजल है उस पर मुस्तकिल बात हो सकती है बाकायदा. डॉक्टर वसीउल्लाह बख्तियारी साहब इजहार ख्याल फरमाएं. डॉक्टर वसीउल्लाह बख्तियारी साहब को अनम्यूट कर दें. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम, आपका इस्तकबाल है. तैयब खरादी साहब, मैं आपकी खिदमत में हदीय तशक्कुर पेश करता हूँ, मुबारकबाद करता हूँ. बहुत अच्छा आपने इस वेबिनार का इनेकाद किया. ने तमिल जबान और उसके मेरा का वक्त खत्म हो गया, ये शायद हमको दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा. मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ. नहीं, वक्त काफी है, ये अनलिमिटेड है.
अनलिमिटेड आवाज आ है। रही है, आप बोलिए। तो इसमें जो है तमिल के असली तकनीक पर और तकनीक का जो तमिल जबान पर इंशाल्लाह किसी मौके पर, अब जैसे अमानुल्लाह साहब ने कहा कि तमिल जबान में जो गजल कवि को और दूसरे कई शोरा ने तमिल जबान में गजलों का तजुर्बा किया है, इस पर भी जो है रोशनी डालें। और तमिल के जो अदबी तराजिम उर्दू में हुए हैं और अदबियात के जो तमिल में तर्जुमे हुए हैं उसका उन्होंने किया है, तो ये एक बहुत अच्छा और रहा। अमानुल्लाह साहब ने की अहम बातें बताई इसमें, जबान लिसानी एतबार से कई अहम चीज़ों को मालूमात में इजाफा हुआ। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ न्यू कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर बशीर साहब और दीगर शोबे उर्दू के असातिज़ा साजिद हुसैन नदवी साहब, बाखिर अब्बास साहब, शब्बीर हुसैन साहब। मैं अपनी जो है महरूमी का इजहार करूँ, 4 बजे ठीक ज्वाइन होने की कोशिश किया तो उससे पहले 100 अफराद ज्वाइन हो चुके थे। मैं बहुत देर तक इसमें शामिल नहीं हो सका इस जूम में, और मैं महरूम रह गया। प्रोफेसर काजी हबीब को मैं नहीं है कि वो रिकॉर्डिंग में भी हाँ, रिकॉर्डिंग में शामिल हैं। डॉक्टर साहब की बात आपको, प्रोफेसर काजी हबीब साहब की बात इंशाल्लाह वो आपको यूट्यूब लिंक पे मौजूद है वो इंशाल्लाह। नहीं मिला मुझे, ले लूंगा। ख्वाजा साहब ने तमिल के लिए तमिल गजल के कुछ अशार फरमाइश किए थे, तो अभी 2-4 जहन में आ रहे हैं। तो एक है, காதலுக்கு உன் கவிதை உன் கண் விதை தூவியது, என் கண்ணீர் பாய்ச்சுகிறது, நன்றி கெட்ட இதயம் எத்தனை நான் ஊட்டி வளர்த்தேன், அவன் ஓர் புன்னகை வீசியதும் அவன் பின்னாடியே வாலாட்டி கொண்டு அவனிடம் போய்விட்டது, உன்னை மறக்கும் போது வாழ்கிறேன், उन्हें निனைக்கும் போது तागिरें। अब इसी तरह से एक ये कवि को अब्दुल रहमान की तमिल गजल थी। और एक है, நீ என்னை அலட்சியப்படுத்த மாட்டாய் என்று நம்புகிறேன், என்னை கருணை கொண்டு பார்க்கும் வரை நான் மண்ணோடு மண்ணாகிறேன்। और एक शेर है, நீ மண்ணுக்காகவும் அல்ல விண்ணுக்காகவும் அல்ல, உலகம் உனக்காக நீ உலகத்திற்காக அல்ல। जी बहुत खूब अमन साहब। हदीफ और काफिया और वज़न के हवाले से जी यासिर साहब कुछ सवाल आपका या इजहार ख्याल? डॉक्टर यासिर साहब। आशल भाई यही करें और क्या, कहाँ करेंगे? डॉक्टर यासिर साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम, आपका इस्तकबाल है डॉक्टर साहब। बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको और आपके तमाम टीम को, और अमान साहब को भी हमारे तरफ से बहुत बहुत मुबारकबादियाँ। शुक्रिया। अच्छा मौका सुनने का मौका मिला, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और किसी का सवाल हो तो बताएं या फिर हदिया तशक्कुर की तरफ बढ़ेंगे। मोहतरम शुरकाए इकराम, आज के हमारे इस वेबिनार में हमारे इंतजामिया की तरफ से भी कई अहबाब जुड़े हुए हैं। हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं हमारे इस वेबिनार में। कहकशां कोई सवाल पूछे हैं, तमिल जुबान के कुछ मशहूर अदीब के नाम बताएं और उनके मजमुए भी। तमिल जुबान में अगर आपको कहना है तो कदीम क्लासिकी अदब को अगर लेते हैं, तिरुवल्लुवर है जिसका मशहूर ज़माना तिरुकुरल है। इसी तरह से कंबर की लिखी हुई रामायणम जो है वो कंबरायणम, वो भी तमिल में है। इसी तरह से सिलप्पदिगारम है, मणिमेगलई है, एट्टुतोगई है, तुलकापियम है। और इनके तुलकापियम का जो मजमा है वो तुलकापियम के नाम से ही है। इसी तरह से शेरी मजमूए में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे भारदियार है जो अल्लामा इकबाल के पाए का शायर है। मतलब अल्लामा इकबाल जिस दौर में थे उसी दौर का शायर था भारदियार, और जिस तरह से कौमी शायरी अल्लामा इकबाल ने की है उसी नहज पर
उसी वतन की मोहब्बत के साथ, वही जज्बे के साथ, वही कुव्वत के साथ भारतीयार ने भी शायरी की है। यहाँ तक कि भारतीयार और अल्लामा इकबाल की शायरी का तकाबुल भी किया जा सकता है। वहाँ चेदा मज़ामिन भी मिलते हैं जो भारतीयार की तमिल शायरी और अल्लामा इकबाल की हुब्बुल वतन पर शायरी को लेकर मवाजिना भी किया गया है। इस तरह से तमिल और उर्दू के मवाजिने में हम असर अदीबों को लेकर भी हम मवाजिना कर सकते हैं। ये काम इब्तिदाई दौर में मराहिल में है, इस पर भी काम हो सकता है। जीबी आयशा आप अपना फोन म्यूट कर लें। जीबी आयशा अपना फोन म्यूट कर लें। बहुत बहुत खूब कहा डॉक्टर साहब। जहां तक मैं समझता हूँ, जिस तरह से हमने अल्लामा इकबाल को शायर इस्लाम या शायर मशरिक कहते हैं, इस तरह की तमिल में भी इस्लाम के हवाले से बहुत सारी शायरी यहाँ पर हमको मिलती है। और कोई सवाल हो तो आप अहबाब बताएं, वरना मैं ये बात कहता चलूं आप तमाम शुरका की खिदमत में। कोई सवाल है? और साजिद साहब जी, कोई सवाल आपके पास आया है? नहीं कुछ या आपके जहन में कोई सवाल है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जी डॉक्टर साहब ने बड़े बसीत खुतबा पेश किया है माशाअल्लाह, और बहुत अहम खुतबा रहा है। मेरे हिसाब से तमिल और उर्दू का इससे बेहतर अब तक कोई सेमिनार भी मुनक़िद नहीं किया गया है। जी, मैं इस बसीत खुतबे के लिए और इस मालूमात के लिए उस्ताद मोहतरम डॉक्टर अमानुल्लाह साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। शुरका इकराम, हम आपसे ये कहते हैं, रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। एहसास अगर हो तो अजनबी भी अपने बन जाते हैं। हमें ऐसा महसूस हुआ इन 2-3 दिनों में कि आप हमारे लिए अजनबी नहीं हैं, आप हमारे अपने हैं। इंशाअल्लाह अजीज आपको बहुत जल्द फीडबैक, एक एप्लीकेशन भेजा जाएगा, आप उसमें अपने फीडबैक भर दें। आपको सनद भी दी जाएगी, आपको सर्टिफिकेट भी दी जाएगी। लेकिन इस बात का ख्याल आप जरूर रखें कि आप उस फीडबैक की जो लिंक है आप दूसरों को शेयर मत कीजिए। जो अहबाब रजिस्ट्रेशन किए हैं बस उन्हीं तक ये सर्टिफिकेट पहुंचे। इंशाअल्लाह हम फिर इसके बाद एक और बैनुल अक़वामी वेबिनार करने का इरादा रखते हैं। आपका इसी तरह से हमें साथ हो, आपका इसी तरह से अगर हमें जुड़े रहें तो भरपूर इंशाअल्लाह हम एक वेबिनार का इनेकाद करेंगे, जिसके सिलसिले में मैं डॉक्टर ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब से भी मैंने इल्तिमास भी किया है। आपने भी ख्वाहिश जाहिर की और अपनी रजामंदी भी जाहिर की है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ डॉक्टर शेख अखील साहब से भी हमने भी बात की है। आप तमाम का शुक्रिया अदा करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर हदिया तशक्कुर के लिए प्रोफेसर साजिद हुसैन साहब से गुजारिश करता हूं कि आप हदिया तशक्कुर फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस का एक अल्फाज है, मन लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह। जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। हमें बेहद खुशी है कि आप तमाम अहबाब ने अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहा और अपनी मौजूदगी से इस ऑनलाइन सेमिनार को कामयाब कराया। मैं इसके लिए सबसे पहले उस्ताद मोहतरम डॉक्टर काजी हबीब अहमद साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी मसरूफियात के बावजूद हमारी दावत को कबूल फरमाया और अपने कलीदी खिताब से इस सेमिनार का आगाज़ किया। और इसी के साथ उस्ताद मोहतरम जनाब डॉक्टर अमानुल्लाह साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने तमिल और उर्दू के माबैन जो ताल्लुकात हैं उन ताल्लुकात को बड़े खूबसूरत अंदाज में और वसी अंदाज में पेश किया, जिसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। इसी तरह प्रोफेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब के हम बेहद ममनून व मशकूर हैं कि उन्होंने अपनी हाज़िरी दर्ज कराकर हमारे वेबिनार को कामयाब बनाया। इसी तरह मैं सदर शोबे उर्दू डॉक्टर तैयब अली खरादी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक कामयाब वेबिनार का इनेकाद किया और
जुमला तमाम अहबाब का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद इसमें शिरकत की। जज़ाकुमुल्लाह व अहसनल जज़ा। अल्लाह तबारक व ताला आप तमाम को इसका बेहतर बदला अता फरमाए। शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह व अहसनल जज़ा। जी, मैं इस मौके पर हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर यस बशीर अहमद साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और हमारे वाइस प्रिंसिपल एकेडमिक प्रोफेसर यस शेख मोहम्मद साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और डॉक्टर वी कमाल नासिर साहब वाइस प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं और हमारे कॉलेज के तमाम प्रोफेसर साहिबीन और जिन्होंने बतौर खास प्रोफेसर के वी बिलाल साहब, हालांकि आपका डिपार्टमेंट BBA है लेकिन आपने भरपूर हमारा साथ दिया, और जनाब प्रोफेसर साजिद हुसैन साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हदिये तशक्कुर के तो ज्यादा हकदार आप हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आज के इस वेबिनार का इख्तिताम का ऐलान करता हूं। साजिद साहब, वहां पर अगर वो ऑप्शन हो कि मीटिंग को मतलब क्लोज करने का, एंड करने का कर दीजिए। और ये जो जितने भी मैसेजेस आए हैं उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं आप अपने पास, जो मैसेजेस आए हैं? जी मैं वो मैसेजेस लेने की कोशिश कीजिए ताकि लोगों की जो राय है हम उसको देखें, कॉपी कर लीजिए। जी मैं कर रहा हूँ। बहुत सारे अहबाब की मुबारकबादियां आई हैं, हम फर्दन फर्दन आपकी मुबारकबादियों का शुक्रिया अदा करते हैं। ये असल मुबारकबाद तो आप ही की है, आपने, आपकी मौजूदगी ने हमारे इस वेबिनार को कामयाब कर दिया। और उन अहबाब का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे इस वेबिनार की में जगह न मिलने की वजह से लाइव जो देख रहे हैं यूट्यूब पर, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मोहम्मद ताबिश साहब का शुक्रिया, पालम नूर जहां साहब का भी शुक्रिया, प्रोफेसर बाखर अब्बास साहब आपका शुक्रिया,
डॉक्टर शमशाद अली साहब का शुक्रिया, निसार अहमद साहब, डॉक्टर अजीज रजा साहब, अहमद बाशा साहब, हबीबुन्निसा बेगम साहिबा, यूसुफ सैयद यूसुफ अली, डॉक्टर अमजद बाशा साहब, बॉटनी डिपार्टमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर न्यू कॉलेज, तमीम अहमद साहब, दानिशा, डॉक्टर दरख्शां परवीन साहिबा, निखत आरा शाहीन साहिबा, सैयद ताहा, नूर आलम, मोहम्मद हबीबुल्लाह, तबस्सुम परवीन, मोहम्मद नदीम, फजलुर रहमान, डॉक्टर शेख सादिक पाशा, जेबा खान, डॉक्टर असरा फातिमा, डॉक्टर इम्तियाज करमला, तबस्सुम हसन, जीनत जहां, फैजान अहमद, तज़ीन जमाल, इन तमाम का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह आप तमाम अहबाब को बहुत जल्द फीडबैक का फॉर्म इरसाल कर दिया जाएगा।